उसके बाद देखते हैं इकोसानॉइड्स मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एनसेड्स उसके बारे में। प्रिकर्सर इज एराकिनोइड एसिड। इससे फिर एक एंजाइम होता है कॉक्स 1 and 2, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 and 2। ये क्या करता है, एराकिनोइड एसिड को कन्वर्ट करता है इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड लिकोट्रिन। लिकोट्रिन ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन, प्रोस्टाग्लैंडिन पेन, पायरेक्सिया एंड इन्फ्लेमेशन करवाता है। क्लियर। तो ये उसकी बेसिक रिएक्शंस। तो प्रोस्टाग्लैंडिन ना हो, प्रोस्टाग्लैंडिन ये पेन, पायरेक्सिया, इन्फ्लेमेशन करवाता है, तो इसको रोकने के लिए हमें प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन कम करना होगा। इसके लिए हमें ये कॉक्स जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करना पड़ेगा। तो कॉक्स इनहिबिटर्स तो वही होता है ये एनसेड्स। तो एनसेड में पहला एक तो है एस्पिरिन और बाकी ये बहुत सारे एनसेड्स हैं, लेकिन जो एस्पिरिन है वो एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है ऑफ कॉक्स, कि कॉक्स को इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है एस्पिरिन। इसकी वजह से ये प्लेटलेट एग्रीगेशन उसको भी प्रिवेंट करता है। क्लियर। बाकी सारे एनसेड जो है दे आर रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। एस्पिरिन इज द इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर, सो इट ऑल्सो हैज़ प्लेटलेट, सॉरी इट ऑल्सो इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन। और इसकी वजह से साइड इफेक्ट में एस्पिरिन इंड्यूस्ड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन भी होता है कोई वजह से। अब एनसेड्स करते क्या है, इनहिबिट कॉक्स एंजाइम, उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम होगा, तो पायरेक्सिया, पेन, इन्फ्लेमेशन वो भी कम होगा। तो पहले एनसेड्स के बारे में देखते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, नॉन सिलेक्टिव एंड सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर में ये आता है और नॉन सिलेक्टिव एनसेड्स में ये सारे आते हैं। मोस्टली सारे नॉन सिलेक्टिव एनसेड्स होते हैं, एसिटामिनोफेन लाइक PCM, एस्पिरिन, इंडोमेथाजिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक। तो हमने पहले देखा था एस्पिरिन, तो वो कंटिन्यू कर। अब एस्पिरिन जो है इट इज़ अ डोज डिपेंडेंट एक्शन या इफेक्ट। लो डोज में ये एंटी एग्रीगेंट इसकी एक्शन होती है, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा तो एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक, फिर सबसे ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। 50 to 325 एक तो एंटी एग्रीगेंट, 325 to 650 एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, फिर 3 to 4 ग्राम पर डे तो एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो ये एक्शंस है ऑफ एस्पिरिन, डोज डिपेंडेंट एक्शंस। फिर यूजेस ऑफ एस्पिरिन तो एंटी एग्रीगेंट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नियासिन इंड्यूस्ड फ्लशिंग, देन एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, कावासाकी डिसीज। ये सारी यूजेस ऑफ एस्पिरिन। मोस्ट साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमन इज ब्लीडिंग। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ ये रेयस सिंड्रोम। रेयस सिंड्रोम इट इज़ हेपेटिक एनकेफेलोपैथी इफ एस्पिरिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वायरल फीवर इन चिल्ड्रन। अगर सपोज कोई चाइल्ड है ऑफ वायरल फीवर, उसको हम ट्रीट करेंगे एस्पिरिन से, तो क्या होगा, हिपेटिक एनकेफेलोपैथी डेवलप होगी उस चाइल्ड में, उसे कहते हैं रेये सिंड्रोम। रेये सिंड्रोम इज हिपेटिक एनकेफेलोपैथी इफ अ चाइल्ड विथ वायरल फीवर इज ट्रीटेड विथ एस्पिरिन हु डेवलप हिपेटिक एनकेफेलोपैथी। क्लियर। तो ये रेये सिंड्रोम जो होता है एस्पिरिन की वजह से। फिर एस्पिरिन टॉक्सिसिटी, एस्पिरिन ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, इट विल स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर, इट विल कॉज हाइपर वेंटिलेशन, CO2 वॉश आउट होगा लीडिंग टू रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, और अगर ये ट्रीट नहीं किया तो अल्टीमेटली इट विल कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और एस्पिरिन टॉक्सिसिटी का कोई भी एंटीडोट नहीं है, तो ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ऐसे केस में हम सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं टू मेंटेन द या टू ट्रीट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बिकॉज एस्पिरिन इट हैज़ नो एंटीडोट। तो ये एस्पिरिन टॉक्सिसिटी। सिम्टम्स होंगे लाइक सीजर्स, टिनिटस, हाइपरग्लाइसीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक्सेट्रा। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन एक तो वायरल फीवर वो देख लिया हमने, गाउट एंड अलॉन्ग विथ वारफेरिन, कि एस्पिरिन और वारफेरिन नहीं देंगे क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो ये एस्पिरिन के बारे में। उसके बाद एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल, इट इज़ ऑल्सो कॉक्स इनहिबिटर, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। इफेक्ट एक तो एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। एंड जो पैरासीटामोल इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ड्रग पॉइजनिंग, मतलब लीवर टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा होती है ये पैरासीटामोल की वजह से। क्लिनिकल फीचर्स एक तो रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगा, हाइपरग्लाइसेमिक कोमा एंड लिवर टॉक्सिसिटी। लिवर टॉक्सिसिटी तो ट्रीटमेंट के लिए चारकोल दे सकता है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस इज N-acetylcysteine। ये पैरासीटामोल पॉइजनिंग का ड्रग ऑफ चॉइस एंटीडोट इट इज़ N-acetylcysteine। अगर लिवर फेलियर हुआ, लिवर टॉक्सिसिटी हुई तो लिवर फेलियर उसका अल्टीमेटली विच इज़ नोन एज फुलमिनेंट लिवर फेलियर, एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड लिवर फेलियर इट इज़ पैरासीटामोल। और ये लिवर फेलियर में ट्रीटमेंट होगी लिवर ट्रांसप्लांट। और हिस्टोपैथोलॉजी में सेंट्री लोब्यूलर नेक्रोसिस विथ पेरीपोर्टल स्पेरिंग, तो ये फंडिंग होगी। फिर तो ये पैरासीटामोल पॉइजनिंग, ये उसके क्लिनिकल फीचर्स, ये उसकी इफेक्ट। फिर इंडोमेथाजिन, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगेन ये इनहिबिट कॉक्स, इनहिबिट्स फॉस्फोलाइपेज A and C। इंडोमेथाजिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट गाउट, साइड इफेक्ट इसकी है फ्रंटल हेडेक। इंडोमेथाजिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट गाउट, साइड इफेक्ट इज फ्रंटल हेडेक। फिर आइबुप्रोफेन, इट इज एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। आइबुप्रोफेन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, साइड इफेक्ट इसका है aseptic meningitis। ओके, याद रखना, साइड इफेक्ट इज aseptic meningitis। एंड आइबुप्रोफेन इज द ओनली एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज्ड इन चिल्ड्रन, कि आइबुप्रोफेन इज द ओनली एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज्ड इन चिल्ड्रन। फिर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के साथ कुछ ऑक्यूलर सिम्टम्स भी होते हैं लाइक ब्लरिंग ऑफ विजन, डिप्लोपिया एक्सेट्रा, आइबुप्रोफेन। उसके बाद है डाइक्लोफेनाक,
डाइक्लोफेनेक क्या करता है, जॉइंट्स में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, इसलिए इट इज़ लॉन्ग एक्टिंग एज इट गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन द जॉइंट्स। तो ये पेन किलर के लिए सबसे इफेक्टिव डाइक्लोफेनेक होता है। यूजेज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गाउट, डिस्मेनोरिया, एक्यूट पेन। तो ये डाइक्लोफेनेक के यूजेस हो गए। जॉइंट पेन होगा तो डाइक्लोफेनेक। साइड इफेक्ट इसका भी है लिवर टॉक्सिसिटी। उसके बाद एनसेड्स, सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, ये ओरल एंड पेरेंटल। पेरेंटल में पैराकॉक्सिब यूज्ड इन एक्यूट पेन लाइक पोस्ट ऑपरेटिव पेन, पैराकॉक्सिब IV रूट में। ओरल में सेलिकॉक्सिब बस हो जाता है, यूज डिस्मेनोरिया एंड एक्यूट पेन। ये अगेन उसके यूजेज है। एंड साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमन इज हाइपर सेंसिटिविटी, रैश, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, कार्डियोटॉक्सिसिटी। एंड पेप्टिक अल्सर में नॉन सिलेक्टिव जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू सिलेक्टिव, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस इज PPI। क्लियर, तो हमने नॉन सिलेक्टिव एनसेड देख लिया और सिलेक्टिव एनसेड्स भी देख लिए। उसके बाद देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। अब प्रोस्टाग्लैंडिन के बहुत सारे टाइप्स है। PGE1, उसमें एग्जाम्पल इज मीजोप्रोस्टॉल, एल्प्रोस्टेडिल यूजेस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। एल्प्रोस्टेडिल ये करता है वेजोडाइलेशन करवाता है, और मीजोप्रोस्टॉल ये एनसेड इंड्यूस अल्सर उसकी ट्रीटमेंट के लिए, और अबॉर्शन एंड पोस्टमार्टम हेमरेज। तो इन सब में यूज होता है मीजोप्रोस्टॉल विच इज PGE1, और दूसरा है एल्प्रोस्टेडिल। और इनकी कॉमन यूज इट इज़ मेंटेन द पोटेंसी ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। अब इसका मतलब क्या होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ जो जब होती है तब डक्टस आर्टेरियोसिस होता है, इट इज़ केप्ट ओपन बाय द प्रोस्टाग्लैंडिन। एक बार डिलीवरी होती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन कम होता है, तो डक्टस आर्टेरियोसिस वो क्लोज हो जाता है। तो अगर ये क्लोज नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करने के लिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स देंगे। कि इन पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज नहीं हुआ तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स देंगे, या फिर कॉक्स इनहिबिटर्स, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो बॉडी में वो करना है हमें, तो हम देंगे कॉक्स इनहिबिटर्स। और फिर ये ड्रग्स यूज फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मेन इज सिल्डेनाफिल एंड फेंटोलामिन। तो PGE1 देख लिया हमने, मीजोप्रोस्टॉल एंड एल्प्रोस्टाडिल। PGE2 इट इज डाइनोप्रोस्टॉल, ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सर्वाइकल राइपनिंग। फिर PGI2 इपोप्रोस्टेनॉल, बेराप्रोस्ट। सिग्निफिकेंस ये दे प्रोड्यूस वेजोडाइलेशन, सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। फिर PGF2 अल्फा एनालॉग्स, ये क्या करते हैं, ये आई में ज़्यादा यूज़ होता है। एक कार्बोप्रोस्ट है, इट इज़ अगेन यूज्ड इन पोस्टमार्टम हेमरेज एंड अबॉर्शन। फिर लेटनोप्रोस्ट एंड बीमाटोप्रोस्ट, ये क्या करते हैं, यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो इंक्रीज करते हैं, तो ये ग्लोकोमा में यूज़ होता है, ओपन एंगल ग्लोकोमा एंड नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा। तो ये लेटनोप्रोस्ट एंड बीमाटोप्रोस्ट विच आर PGF2 एनालॉग्स, ये यूज्ड इन ग्लोकोमा, ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। और कार्बोप्रोस्ट दूसरा वो पोस्टमार्टम हेमरेज एंड अबॉर्शन के लिए। साइड इफेक्ट इसका इंपॉर्टेंट है, हेट्रोक्रोमिया आइरिडिस के PGF2 अल्फा एनालॉग, हेट्रोक्रोमिया आइरिडिस, मैक्युलर इडीमा, हाइपरट्राइकोसिस, मतलब बहुत सारी आईलैशेस आ जाती हैं। सो हाइपरट्राइकोसिस होता है, इसी वजह से इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोट्राइकोसिस। कॉन्ट्राइंडिकेशन इज यूवीआइटिस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्राइंडिकेशन इज यूवीआइटिस। तो ये हमने सारे प्रोस्टाग्लैंडिन देख लिया और ये एनसेड्स देख लिया, नॉन सिलेक्टिव एंड सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। फिर ये समरी में एक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन दी हुई है, ये पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इसी का ईओकोनोसॉइड का। अब देखते हैं एंटीहिस्टामिनिक्स। अब हिस्टामिन इफेक्ट्स आर बिकॉज ऑफ इट्स रिसेप्टर। 4 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, H1, H2, H3 एंड H4, ऑल आर G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। अब फंक्शंस ऑफ दिस रिसेप्टर्स, तो H1 जो है ये फॉलोइंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेटेशन, इंक्रीज GI कंट्रैक्शन एंड वेकफुलनेस एंड डिक्रीज एपेटाइट इन हाइपोथैलेमस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इचिंग। तो इन शॉर्ट ये एलर्जी, इन्फ्लेमेशन, वेकफुलनेस, इन सब को कंट्रीब्यूट करता है H1। H2 जो है वो स्टमक में ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो इंक्रीज एसिड सिक्रेशन, देन हार्ट में इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट रेट। H3 जो है इन दोनों की एक्शन को इनहिबिट करता है, डिक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ H1 एंड H2 एंड H4 इट मीडिएट्स कीमोटैक्सिस। तो क्लियर हो गए इन सब के फंक्शन, H1 ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, एलर्जी, इन्फ्लेमेशन, वेकफुलनेस एट्सेट्रा। H2 स्टमक में एसिड प्रोडक्शन, हार्ट में इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट रेट। H3 H1 एंड H2 की इफेक्ट को डिक्रीज करता है एंड H4 मीडिएट्स कीमोटैक्सिस। अब यूजेस, H1 ब्लॉकर्स दे आर यूज्ड इन एलर्जी एंड मोशन सिकनेस, H2 ब्लॉकर्स दे आर यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर डिसीज। लेकिन साइड इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज हार्ट रेट, हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। फिर H3 एंटागोनिस्ट टू इंक्रीज वेकफुलनेस इन नार्कोलेप्सी, और H4 का उतना यूज़ नहीं है। मेन ये दो इसके यूज़ याद रखना है, H1 ब्लॉकर एंड H2 ब्लॉकर। अब H1 ब्लॉकर जो है इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 जनरेशन, फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन लेस पोटेंट, सेकंड इज मोर पोटेंट। फर्स्ट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, सो दे आर सीडेटिंग एंटीहिस्टामिनिक्स के ज़्यादा सीडेटिंग होता है फर्स्ट जनरेशन। सेकंड दे आर लेस सीडेटिंग या नॉन सीडेटिंग।
फर्स्ट जो है दे ब्लॉक्स मस्करेनिक रिसेप्टर एंड सेकंड दे डू नॉट ब्लॉक मस्करेनिक रिसेप्टर्स। यूजेस फर्स्ट के ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल्स प्रोमिथाजिन, डाइफिनाइट्रामाइन, डाइमेनहाइड्रिनेट। They have maximum anti-muscarinic effects. So they are used in motion sickness, treatment of extrapyramidal symptoms like acute dystonia, muscular dystonia, then Meniere's disease, vertigo, then as a local anesthetics. और जो डाइमेनहाइड्रिनेट है, it is used in treatment of insomnia. कि डाइमेनहाइड्रिनेट used in treatment of insomnia. फिर प्रोमिथाजिन used in chemotherapy induced nausea and vomiting. तो ये इतने सारे यूजेस है और एलर्जी के लिए भी यूज़ हो सकता है। फिर दूसरा डॉक्सीलेमाइन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मॉर्निंग सिकनेस। क्लोरफेनिरामाइन, इट इज़ द प्रीफर्ड फर्स्ट जनरेशन ड्रग फॉर डीडर, क्लोरफेनिरामाइन। फिर हाइड्रोक्सीजिन, एंटीप्रोराइटिक, एंग्जियोलाइटिक एंड एंटीमेट। फिर मैक्लिजिन या साइक्लिजिन मोशन सिकनेस के लिए। डॉक्सेपिन, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। मतलब इतने सारे यूजेज है ऑफ फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर। सेकेंड के उतने नहीं है। सेकेंड जनरेशन H1 ब्लॉकर एक तो सेट्रिजिन है विच इज़ मोस्ट सीडेटिक सेकेंड जनरेशन। फिर लिवोसेट्रिजिन, इट इज़ मोर पोटेंट, used it only in allergy. Second generation H1 blockers are drug of choice for urticaria या allergy. So they are used in treatment of allergic rhinitis या hay fever. लेकिन drug of choice it is steroids. Common side effects nausea and vomiting. And topical antihistaminics like they are used in allergic rhinitis and allergic conjunctivitis like epinephrine as well as etc. Clear? तो ये first and second generation H1 blockers. H2 blockers for पेप्टिक अल्सर डिसीज के इन सब के एग्जाम्पल देख लिए हमने और यूजेस देख लिए। ये लिस्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन H1 ब्लॉकर्स। फिर उसके बाद देखते हैं सीरोटोनिन एंड रिलेटेड ड्रग्स, माइग्रेन की ट्रीटमेंट बेसिकली। तो माइग्रेन में होता क्या है, पल्सेटाइल हेडेक होता है और वो होता क्यों है, एक तो 7 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर होता है सीरोटोनिन रिसेप्टर, 5HT1 से लेके 5HT7 तक। अब ये माइग्रेन होता क्यों है, तो कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स जो होते हैं लाइक सब्सटेंस पी, वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड एंड CGRP। ये CGRP बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलीज होता है तो ये क्या करवाता है, वेजो डायलेशन करवाता है ऑफ द मेनिंजियल वेसल्स, दे एक्टिवेट नोसिसेप्टर जो पेन रिसेप्टर होते हैं उनको, और एडिमा करवाता है। तो इन सब की वजह से माइग्रेन होता है। तो हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, यहाँ पे सेरोटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं। ये सेरोटोनिन रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे तो ये फैक्टर्स का रिलीज नहीं होगा, तो इसलिए ये वेजो डायलेशन नहीं होगा, पेन रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे, एडिमा भी नहीं होगा, तो माइग्रेन ट्रीट होगा। तो हमें क्या करना है, ये सेरोटोनिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाना है। ओके, इस तरीके से रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। और फिफ्थ नर्व क्रेनियल नर्व पे होता है, ट्राइजेमिनल नर्व के फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व के फिफ्थ क्रेनियल नर्व स्टिमुलेशन। फिर गैंग्लियन से CGRP रिलीज होगा। ये क्या करेगा, मेनिंजियल ब्लड वेसल को डायलेट करवाएगा, वेजो डायलेशन करवाएगा, मेनिंजियल एडिमा होगा, कंप्रेशन होगा, लीडिंग टू हेडेक या माइग्रेन। तो हमें ये जो 5HT सेरोटोनिन रिसेप्टर्स है इनको एक्टिवेट करना है ताकि ये CGRP और दूसरे न्यूरोपेप्टाइड्स वो रिलीज ना हो सके। तो न्यूअर ग्रुप ऑफ ड्रग्स वो है CGRP लाइगैंड ब्लॉकर्स एंड CGRP रिसेप्टर ब्लॉकर्स के। उसमें से फ्रेमेनाजुमाब, गैल्कानाजुमाब एंड ये माब वाले जो है दे आर यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। और दूसरा है रिमेजेपेंट, इट इज़ अप्रूव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। ये न्यूअर ड्रग्स है, बट मेन जो ग्रुप ऑफ ड्रग है वो ये ट्रिप्टेंस और अर्गोटामाइंस। उसमें से ट्रिप्टेंस वो है ड्रग ऑफ चॉइस, ट्रिप्टेंस ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है एंड रिलीज ऑफ CGRP उसको कम करते हैं। सो ट्रिप्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज स्टिमुलेटर्स ऑफ 5HT रिसेप्टर डिक्रीजिंग द रिलीज ऑफ CGRP एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन। सो एग्जांपल ओरल ड्रग इज फ्रोवाट्रिप्टैन, बेस्ट ड्रग इज ऑल्सो फ्रोवाट्रिप्टैन। फिर रिजाट्रिप्टैन विच इज द फास्टेस्ट एक्टिंग, सुमाट्रिप्टैन, सुमाट्रिप्टैन मोस्ट यूजफुल, you can be used as a nasal spray. Subcutaneous or rectal administration of sumatriptan. Then overall fastest acting triptan is subcutaneous sumatriptan. साइड इफेक्ट इसका है कोरोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन, एक्यूट चेस्ट पेन होगा पेशेंट को क्योंकि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो अगर ज़्यादा डोज में दे दिया तो कोरोनरी वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। फिर पेन इन जॉ, नेक, स्वेटिंग, एरिथमिया एटसेट्रा। तो जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसकी इस्केमिक हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, TIA, स्किंग बॉल डिसीज, हाइपरटेंशन, PVD। तो इन दोनों की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते। तो हम ये साथ में कभी नहीं देख सकते, वी डोंट गिव बोथ ऑफ देम टुगेदर, दे कॉज सिवियर वेजो कंस्ट्रिक्शन। फिर अर्गोट एल्कलॉइड्स या अर्गोटामाइन, अगेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम, सिमुलेट 5HT रिसेप्टर, दे आर पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्शन मोर देन ट्रिप्टैंस। ओके, अर्गोटामाइन ज़्यादा वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो इनका साइड इफेक्ट ये है गैंग्रीन ऑफ द ऑर्गन्स विथ एंड आर्टरीज, कि गैंग्रीन्स ऑफ द ऑर्गन विथ एंड आर्टरीज। ये याद रखना है, मिथाइल अर्गोमेट्रिन एंड डाईहाइड्रोअर्गोटामाइन। क्या है, दो एग्जाम्पल है, मिथाइल अर्गोमेट्रिन एंड डाईहाइड्रोअर्गोटामाइन। साइड इफेक्ट इज गैंग्रीन। फिर दूसरे ड्रग्स लाइक D2 ब्लॉकर्स, फिर डोपामिन ब्लॉकर्स लाइक क्लोरप्रोमाजिन, मेटोक्लोप्रोमाइड, देन NSAIDs लाइक पैरासीटामोल, ओपियोइड्स लाइक
कोडीन एटसेट्रा। तो ये सारे ड्रग्स है फॉर माइग्रेन। माइग्रेन इन प्रेगनेंसी, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस पैरासीटामोल। द सेफेस्ट ट्रिप्टन, अगर ये नहीं हुआ देन कोडीन, कैफीन, मेटोक्लोप्रोमाइड। अगर वो भी नहीं हुआ देन ट्रिप्टन, उसमें सेफेस्ट ट्रिप्टन इज सुमाट्रिप्टन। के स्टार्ट करेंगे बाय पैरासीटामोल। फिर माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस प्रोप्रानोलोल, बीटा ब्लॉकर, सॉरी प्रोप्रानोलोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस। फिर फ्लूनारिजिन, देन एंटी एपिलेक्टिक लाइक वालप्रोएट, देन टोपिरामेट। ये सारे कॉमनली यूज्ड प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स है फॉर माइग्रेन।